इस वक्त पूरी दुनिया सख्ते में है, परेशान है, हैरान परेशान है कि आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि रूस ने अटैक ऐसा सडन किया है कि बाइडेन की बत्ती गुल है और नेटो अभी तक ये फैसला नहीं ले पा रहा है कि उसे करना क्या है। क्योंकि ऐसी परिस्थितियां पिछले 100 सालों में नहीं हुई थी जब अमेरिका बिल्कुल हतप्रभ है। दोस्तों, इस वक्त यूएन की बड़ी तगड़ी मीटिंग भी चल रही है, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जिस तरीके से माहौल पुतिन ने क्रिएट किया है वो वास्तव में दुनिया को हैरान करने वाला है। क्योंकि पूरी दुनिया इस बात को लेकर के परेशान थी कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन पुतिन इस तरीके से सब कुछ कर देंगे इसको लेकर किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है उसका इफेक्ट भारत के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। वो तमाम बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस दौरान जो कुछ हुआ है उससे एकदम से सडन भारत के मार्केट क्रैश हो चुके हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, इससे पाकिस्तान के ऊपर भी बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। पाकिस्तान का चंपू प्राइम मिनिस्टर इस वक्त मॉस्को के अंदर है और उसने मॉस्को पहुंचते ही जो बयान दिया है वो कोई बच्चा भी नहीं दे सकता है। उसने कहा है कि आई एम वेरी एक्साइटेड। ऐसे माहौल में मैं यहां पे पहुंचा हूं, मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूं। और उत्साहित कंगाल पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मॉस्को जाता है और अब उसको यह मान लेना चाहिए कि FATF की सूची में, काली सूची में वो जा सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा यूरोप और अमेरिका फिलहाल जिस कंट्री के खिलाफ है वो रूस है, और रूस से मिलने के लिए मॉस्को में इस वक्त इमरान खान मौजूद हैं। तो दोस्तों, इस दौरान बड़ा ग्लोबल सिनेरियो है, वो भारत के पक्ष में भी और भारत के विरोध में भी, भारत के लोगों के लिए जेब पर संकट डालने वाला भी है। ये तमाम बातें मैं आपको बता देता हूं। इसकी शुरुआत अगर हम करते हैं तो वो शुरुआत होती है पाकिस्तान को लेकर के। दरअसल ये दोनों जो कंट्रीज हैं, रसिया भारत का हमेशा से जिगरी दोस्त रहा है, तो दूसरी तरफ उसका अपोनेंट है जिसके ऊपर उसने अटैक किया है वो यूक्रेन है। और यूक्रेन के भारत के साथ में व्यापारिक संबंध भी हैं। दूसरी तरफ अगर रसिया से बात करें तो रसिया से हमारे 60 to 80% वेपन्स रसिया से आते हैं। भारत ने जो अभी हाल फिलहाल बड़ी डील की है S-400, उसकी डिलीवरी बेशक शुरू हो चुकी है, लेकिन अब इसके ऊपर भी संकट के बादल आगे मंडरा सकते हैं, क्योंकि अब पूरा का पूरा नेटो कंट्रीज रसिया के ऊपर बैन लगाने वाले हैं, जिससे भारत के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिका के काटसा से भारत बचने की कोशिश में लगा हुआ था, क्योंकि भारत उसके साथ में मित्रता बढ़ा रहा था अमेरिका के साथ, लेकिन अब इसके साथ में दिक्कतें ये वाली पैदा हो सकती हैं। तो मैं एक एक करके आपको सारी बातें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा पाकिस्तान वाला पक्ष जान लेते हैं। दोस्तों, भारत से यूक्रेन जितना करीबी है उससे कहीं ज्यादा करीबी वो पाकिस्तान का रहा है। पाकिस्तान का करीबी कैसे है? भारत के पास जो T-90 टैंक्स हैं, जब हमने रसिया से खरीदे, वो क्यों खरीदे थे? क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान ने यूक्रेन के साथ में डील करके वहां से T-80D टैंक्स खरीद लिए थे, जिसके बाद भारत को बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया था और भारत ने आनन फानन में रूस के साथ में डील करी और जो भीष्म टैंक भारत के हैं T-90 टैंक्स वो खरीदे। दूसरी तरफ दोस्तों, पाकिस्तान के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, जैसे उनका IL-78 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उसको लेकर के, उसकी मरम्मत को लेकर के और बाकी तमाम तरह की डील्स 2020 के अंदर ही उनकी यूक्रेन के साथ में पाकिस्तान की डील हुई है। यानी कि पाकिस्तान को वेपन्स की सप्लाई करने में यूक्रेन काफी आगे रहता है। अब हम अगर भारत के लिहाज से अगर उसकी बात करें तो भारत के जो हालिया जो क्रैश हुआ था, रावत साहब का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, वो हेलीकॉप्टर बना हुआ है, उसके जो इंजन्स हैं बेसिकली वो यूक्रेन से आते हैं और यूक्रेन से वो रसिया पहुंचते थे, वहां से असेंबली के बाद में इंडिया में पहुंचते थे। भारत की बहुत सारी मशीनरीज जो होती हैं वो यूक्रेन से आती हैं, लिहाजा अब भारत के इक्विपमेंट्स में भी संकट पैदा हो सकता है। दूसरी अगर बात करें तो भारत के जितने भी एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनके अंदर जो बॉयलर्स हैं और बहुत सारी जो हैवी मशीनरी है वो यूक्रेन से हमारे पास में पहुंचती है। वो मशीनरी हमारे पास रूस से भी पहुंचती है और यूक्रेन से पहुंचती है, इन दोनों कंट्री से पहुंचती है, लेकिन अब उसके ऊपर बड़ा संकट बन सकता है। और अगर हमारे एनर्जी सेक्टर में अगर ये संकट बनता है तो इसका सीधा सीधा इंपैक्ट हमारी बिजली के ऊपर पड़ेगा, हमारी मशीनरी के ऊपर पड़ेगा, उद्योगों के ऊपर पड़ने वाला है, जो आने वाले कुछ वक्त तक बन सकता है। दोस्तों, दूसरा जो बड़ा संकट है वो पेट्रोल प्राइसेस को लेकर के है। हालांकि भारत में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं और इन चुनावों की वजह से भारत सरकार फिलहाल ये बड़ा
बड़ा रिस्क नहीं लेगी कि वो पेट्रोल की प्राइजेस को बढ़ा दे। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर पेट्रोल की प्राइजेस बहुत बड़ा जंप ले चुकी हैं, $100 प्रति बैरल से ज्यादा वो क्रॉस कर चुकी हैं, जिसका सीधा सीधा इंपैक्ट भारत के आम आदमी की जेब पर भी पड़ने वाला है। क्योंकि जैसे ही ये चुनाव खत्म होंगे, भारत सरकार को मजबूरन भारत सरकार को पेट्रोल की प्राइजेज 10-20 रुपए से लेकर के 50 रुपए तक बढ़ानी पड़ सकती हैं। यानी पेट्रोल की प्राइजेज भारत के अंदर 150 रुपए से भी ज्यादा जा सकती हैं। तो यह बड़ा प्रभाव इससे पड़ने वाला है। साथ ही दूसरा जो बड़ा प्रभाव पड़ेगा वो हमारी रसोई गैस की जो कीमतें हैं उनके ऊपर भी पड़ सकता है, क्योंकि जितनी भी नेचुरल गैसेज हैं वो रसिया प्रोड्यूस करता है। दोस्तों, रसिया जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का 10% प्रोड्यूस करता है, अकेला रसिया, और इससे पूरा का पूरा जो यूरोप है वहां पर सप्लाई होती है। तो जाहिर सी बात है यूरोप इस चीज से प्रभावित होगा, और इसके बाद जो बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है वो भारत पर भी पड़ेगा। तो पेट्रोल की प्राइजेस के साथ साथ जो नेचुरल गैसेज हैं, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, तमाम तरह की गैसेज हैं, उन सब की प्राइजेस भी बढ़ने वाली हैं। और एक अनुमान के मुताबिक तो ये प्राइजेस 10 गुना तक भी बढ़ सकती हैं अगर ये सारा मामला इसी तरीके से रहा तो ये बड़ा प्रभाव है जो हर आदमी की जेब पर पड़ेगा। क्योंकि पेट्रोल की प्राइजेज जब भी बढ़ती हैं तो उससे केवल प्राइजेज ही नहीं, पेट्रोल की प्राइजेज नहीं बढ़ती हैं, बस पूरी की पूरी इकोनॉमी ही तहस नहस होने की स्थिति में पहुंच जाती है। तो ये दो बड़े इंपैक्ट हैं। तीसरा इंपैक्ट भारत के ऊपर पड़ने वाला है ये है कि भारत के स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में यूक्रेन में पढ़ने के लिए जाते हैं, और यूक्रेन में जो मोस्टली पढ़ाई होती है वो है वहां पर मेडिकल की पढ़ाई। और दोस्तों, भारत से कई गुना सस्ती पढ़ाई वहां पर होती है, बड़ी अच्छी पढ़ाई यूक्रेन के अंदर होती है। वहां आप 20 लाख से लेकर के 40 लाख के अंदर पूरी एमबीबीएस कंप्लीट कर लेते हैं, जो भारत के अंदर करीब करीब 1 करोड़ में होती है। और अमेरिका की बात करें तो वहां कई करोड़ के अंदर ये सारी चीजें होती है, दुनिया के अंदर सबसे सस्ती होती है। तो भारत के जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़ी तादाद में, अभी 20,000 से भी ज्यादा लोग यूक्रेन के अंदर रह रहे हैं। तो हालांकि भारत सरकार ने उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी थी कि आप वहां पर अपने जितना जल्दी हो सके वो यूक्रेन को छोड़ दीजिए। 22 फरवरी को भारत ने ये तरह की सारी एडवाइजरी जारी कर दी थी, और भारत अब तक 3 एडवाइजरी जारी कर चुका था। यानी दोस्तों, जिस तरीके से भारत से सस्ती पढ़ाई यूक्रेन में है, और स्पेशली मेडिकल की पढ़ाई, तो भारत से बड़ी तादाद में वहां पर स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने इस वक्त कहा था कि आप सेफ हैं, लिहाजा वो स्टूडेंट्स वहां से निकले भी नहीं। और फिलहाल की स्थिति ये है कि कुछ स्टूडेंट्स तो भारत पहुंच गए हैं, कुछ लोग तो यहां भारत में पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत बड़ी तादाद में यूक्रेन के अंदर, कीव के अंदर भारत के स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, जिनको निकालना फिलहाल बहुत मुश्किल है। क्योंकि रूस ने जो मिसाइल अटैक्स किए हैं, उनके जो बमबारी वहां पे हुई है, उसकी वजह से पूरे के पूरे यूक्रेन के एयरबेसेस और वहां के एयरपोर्ट्स तबाह हो चुके हैं। तो दोस्तों, अब उनका निकलने के लिए भारत कुछ अल्टरनेट वेज में काम कर रहा है। हालांकि भारत के लिए पॉजिटिव पॉइंट यह है कि रूस के साथ हमारे संबंध बहुत मधुर हैं, बहुत मजबूत हैं, लिहाजा भारत यूक्रेन से भी बड़ी आसानी से अपने लोगों को निकाल सकता है, जैसा भारत ने दूसरे जो देश थे उनमें से हमारे लोगों को निकाला था। इसके अलावा दोस्तों, एक और पॉइंट पे हम बात करते हैं, और वो पॉइंट है इस गहमा गहमी वाले माहौल में, इस वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन के अंदर चीन बड़ा फायदा भारत से उठा सकता है। चीन दोस्तों इस वक्त 2 फ्रंट पे बड़े तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है, जिसमें एक भारत है और दूसरा है ताइवान। चूंकि दोस्तों इस वक्त अमेरिका पूरी तरह से बिजी है रूस के साथ में, और पूरे के पूरा जो यूरोप है और नेटो फोर्सेज हैं वो भी रूस के साथ में बिजी हैं, लिहाजा यहां पे बड़ा गेम करने के लिए चीन को मौका मिल चुका है। और चीन इसी वक्त का इंतजार कर रहा था, लिहाजा उसने हालिया दिनों में स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है कि अब उसके पास बड़ा मौका है कि वो ताइवान को अपने कब्जे में ले ले। दूसरी तरफ वो भारत के साथ भी उलझा हुआ है, तो भारत के साथ भी अब उसकी गतिविधियां एकदम से तेज हो सकती हैं। हालांकि भारत की फिलहाल जो सरकार है वो बड़ी मुस्तैदी के साथ में उससे मुकाबला करने को तैयार है। भारत की सेनाओं ने पूरे के पूरे एलएसी वाले सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी तादाद में जो फोर्सेस है उनका डिप्लॉयमेंट बहुत अच्छे लेवल पे किया हुआ है। साथ ही भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलें पूरे के पूरे एलएसी पर डिप्लॉय की हुई हैं। साथ ही अब जो हमने रूस के साथ डील करके S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लिया है वो भी भारत इसमें डिप्लॉय कर चुका है, तो ये भारत के लिए बड़ा एडवांटेज है। साथ ही रफाल फाइटर जेट्स भी 2 जगह पे तैनात हो चुके हैं, जिनका बड़ा फायदा भारत को मिल चुका है।
तो दोस्तों भारत के पक्ष में जो मामला है वो है कि भारत ने यहां पर थिएटर कमांड सिस्टम बना दिया है, जिसकी वजह से अब चाइना की इतनी औकात नहीं है कि वो किसी भी इलाके के अंदर घुसपैठ तक को भी अंजाम दे पाए। हालांकि चीन है वो हरकतें करना छोड़ता नहीं है, उसने नेपाल के अंदर कब्जा करने वाली कारस्तानियां की हैं और हालिया दिनों में उसने उस डोकलाम में, जिसमें 2017 के अंदर भारत ने बड़ी अच्छी स्थिति में पूरे मामले को सेटल कर लिया था, उस इलाके में भी वो एक बार फिर से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर चुका है। वहां उसने 200 के करीब बड़ी बड़ी इमारतें तक बना ली हैं। साथ ही इस वक्त वो सलामी स्लाइसिंग वाली पॉलिसी पे तेजी से आगे बढ़ रहा है, यानी वहां पर वो अपने गांवों को बसाने की कोशिश में लगा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश से लगते हुए इलाकों में उसने बड़ी तादाद में गांवों को बसाया है और वहां पर जो लोग हैं उनको पैसे देकर के उन इलाकों में बसा रहा है, ताकि वहां पे वो आ जाते हैं तो उसके बाद में उनकी आर्मी को आगे बढ़ने में ज्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। हालांकि भारत इस मामले में भी चीन को पटखनी देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और पूरे के पूरे इलाके में भारत भी अब अच्छी स्थिति में है। भारत फिलहाल यहां पे पूरी निगरानी रखे हुए है। साथ ही इसरो का जो हालिया सैटेलाइट था वो भी इस वक्त बड़ी हेल्प इनकी कर रहा है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ है ताइवान। तो ताइवान पूरी तरह से डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर उसकी सुरक्षा को लेकर के, लेकिन इस वक्त चूंकि अमेरिका का पूरा ध्यान रसिया के ऊपर रहेगा, लिहाजा ताइवान के लिए बड़ा संकट हो चुका है। ताइवान के सपोर्टिंग में ना इस वक्त ब्रिटेन आ पाएगा ना ही अमेरिका, क्योंकि दोनों के दोनों अभी यूक्रेन को बचाने के लिए लगे हुए हैं। दोस्तों एक बड़ा मसला यह भी है कि जब से चीन का पिछलगू बाइडेन अमेरिका का प्रेसिडेंट बना है, तब से वहां के हालात भी बड़े खराब हैं। चीन दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है, लेकिन सुपर महाशक्ति कहलाने वाला अमेरिका इस वक्त केवल ट्विटर पे बयानबाजी कर रहा है। बड़ी शर्मनाक स्थिति उसके सामने बनी हुई है, क्योंकि इससे पहले अफगानिस्तान में भयंकर मिट्टी पलीद करवा चुके हैं बाइडेन, और अब उनकी रही सही कसर भी इस यूक्रेन वाले मसले ने पूरी कर दी है कि भैया इस अमेरिका के अंदर अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है, खोखला हो चुका है। तो दोस्तों ठीक से कहा जाए तो इस पूरे के पूरे मामले में यूरोप और अमेरिका, उसकी दोनों की पॉलिसियां ध्वस्त हो चुकी हैं और विजेता बन चुका है रूस। लेकिन इस पूरे के पूरे कैनवास में हमारा देश भारत भी प्रभावित हो रहा है। हालांकि भारत ने अप्रत्यक्ष तौर पर अपना पूरा का पूरा सपोर्ट, जिस तरीके से 2014 के अंदर क्रीमिया वाले मैटर पे भारत रूस के सपोर्ट में था, ठीक वैसा ही सपोर्ट इस बार भी भारत का रूस की तरफ ही जा रहा है। और भारत पूरी तरह से एक अगर देखा जाए तो रूस के सपोर्ट में ही है। लेकिन भारत में जिस तरीके से अभी जो माहौल बना है, उससे भारत का डिफेंस सेक्टर, भारत का फाइनेंशियल सेक्टर और भारत का जो एनर्जी सेक्टर है वो पूरी की पूरी तरीके से प्रभावित होने वाला है, क्योंकि भारत के पास हथियार रूस से आते हैं, भारत के पास में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो रूस बनाता है, तो उनसे भारत प्रभावित हो सकता है। साथ ही जो इक्विपमेंट्स हैं उनको लेकर के भी भारत प्रभावित होने वाला है। इसके साथ ही बहुत सारे अलग अलग मामले हैं जिनको लेकर भारत पूरी तरह से प्रभावित है, क्योंकि इसी वजह से भारत का पूरा जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसके शेयर्स भी भारत में ध्वस्त हो चुके हैं। भारत में दोस्तों इस वक्त की अगर हालात की बात करें तो भारत का सेंसेक्स वो 2000 पॉइंट्स डाउन हो चुका है, निफ्टी डाउन हो चुका है। लोगों के 10 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो एक ही दिन में खाक हो गए। तो ये एक बड़ा मसला था जो भारत अभी झेल चुका है। हालांकि इन तमाम चीजों से उबर जाएगा, लेकिन जो अगर ग्लोबली ये वर्ल्ड वॉर जैसे सिचुएशन पैदा हो जाती है तो फिर वास्तव में स्थिति संभालना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। भारत के लिए संकट इसलिए भी है क्योंकि चीन जो है वो बॉर्डर पे तना हुआ है। दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इस वक्त रूस में उसका प्राइम मिनिस्टर जाकर के वहां पे बयान दे रहा है कि आई एम वेरी ग्लैड। तो इसका मतलब है कि भारत वो उनके साथ में पींगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यानी दोस्तों आने वाले वक्त में अब पता चलेगा कि भारत जो है किस ओर जाएगा, लेकिन जो माहौल है उसने पूरे भारतवासियों को भी परेशान कर दिया। आप क्या कुछ सोचते हैं मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताएं। नमस्कार।